तो हमने अभी तक पढ़ा था सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, वो एक एनालॉग ऑसिलोस्कोप है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि वो एनालॉग टाइप है। इसमें जो वेव होती है वो डायरेक्ट डायरेक्ट उसको वो मतलब एक तरह से लाइव वेव को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो उसका हमने फ्रंट पैनल पढ़ा। उसका जो पहला पार्ट तब तक सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अब ये भी एक ऑसिलोस्कोप है। नाम से क्या चलता है, ऑसिलोस्कोप मींस एक ये भी वेव को प्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है। लेकिन इसमें दो टर्म और ऐड हो गए हैं, डिजिटल एंड स्टोरेज। तो स्टोरेज से क्या मतलब समझते हो आप लोग? मींस इट हैज सम काइंड ऑफ मेमोरी। इसके पास एक अपनी मेमोरी है जिसमें ये वेव को या उस डाटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अब एग्जाम में इसका सिलेबस में क्या है आपका, इसकी वर्किंग और इसका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है ना। तो बेसिक मीनिंग क्या होता है कि इस सीआरओ में जो आपका नॉर्मल सीआरओ है वो डायरेक्ट आपकी वेव को लाइव डिस्प्ले करा देता है। लेकिन जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होता है ये क्या करता है कि जो भी आप वेव को, जैसे कि ये देखने में कुछ इस तरह का होता है, और जैसे ही आप ये आपके जो कनेक्टर्स हैं यहाँ पे बीएनसी कनेक्टर्स, यहाँ पे आप उस वेव को जिस वेव को आप प्रेजेंट करना चाहते हो, जिस सिग्नल को, तो उस सिग्नल को यहाँ पे देंगे तो इस सिग्नल को ये पहले डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको सेव करेगा। भाई डाटा एनालॉग तो सेव होगा नहीं। आपने पढ़ा होगा पहले ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करते हैं हम कि एनालॉग डाटा को पहले वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस डाटा को ये सेव करेगा। सेव करने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए होती है। तो ये उस मेमोरी में सेव करके फिर वापस इसको वहां पे ये सीआरटी लगी होती है इसमें भी, इस सीआरटी पे पहुंचाता है और सीआरटी इसको डिस्प्ले कर देती है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीआरओ एंड डीएसओ, एंड रेस्ट थिंग्स आर सेम। बाकी सब चीजें वैसी हैं जैसी सीआरओ की है। बस डिफरेंस इज दैट कि इसके पास मेमोरी है। अब मेमोरी है तो ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है डिजिटल फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। यू नो दैट, है ना। क्या होता है मेमोरी, क्या होती है, किलो बाइट्स में जीबी में ये होती है ना मेमोरी, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो वो क्या होता है, डिजिटल डाटा स्टोर करता है एक तरह से। ठीक है, तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट या इसके अंदर। अब इतनी तो बात हम समझ गए कि जो भी इसके अंदर होगा, ठीक है ना, तो इसके अंदर एक मेमोरी होगी। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम आपने देखा था, अच्छे से उसको पढ़ लिया था। इसके अंदर एक मेमोरी होगी और एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये दो चीज होंगी, मतलब तीन चीजें इसकी डिफरेंट होंगी, रेस्ट विल बी सेम, और कुछ ऐसे सपोर्टिंग थिंग्स होंगे। इसका ब्लॉक डायग्राम हम देख लेते हैं एक तरह से। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन वगैरह नहीं दिखाई दे रही हो तो भी बता देना, बाद में चलते अपना रिकॉर्डिंग नहीं हुई पूरी अच्छे से। तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का ब्लॉक डायग्राम ये आप इसके स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि ये सीआरटी इसमें भी होती है, सीआरटी उसमें भी होती थी। ठीक है ना, सीआरटी यहां भी होती है और सीआरटी वहां भी होती थी। वर्टिकल प्लेट्स यहाँ भी होती है, और जैसे होता है ना भाई, जैसे उसमें हम पढ़ते थे कि बट डाटा तो ये डिस्प्ले करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल भी इसमें चाहिए होता है, वर्टिकल भी इसमें चाहिए होता है। तो इसमें भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले दोनों होते हैं। अब इसका ब्लॉक डायग्राम आप देख लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इनपुट अटेन्यूएटर, देन वर्टिकल एम्पलीफायर, फिर सैंपल एंड होल्ड, फिर एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मींस जो भी डाटा आया उसको एनालॉग में कन्वर्ट किया और यहाँ पे मेमोरी में डाटा सेव कर दिया है। इसके बाद इसमें डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर्स होते हैं, कंट्रोल लॉजिक होता है, ट्रिगर इनपुट होता है, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, और सीआरटी। तो दीज आर द एलिमेंट्स, या और वी कैन से दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएसओ। मींस ब्लॉक डायग्राम डीएसओ का जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें ब्लॉक्स हैं। आप नंबर्स वाइज इनको लिख सकते हो कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। ठीक है, तो अगेन इट इज सीआरटी होता है वो किसी भी ऑसिलोस्कोप का हार्ट होता है, ये इसमें भी सेम कंडीशन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हर एक ब्लॉक का अलग अलग फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये एक तरह से जो भी बताया मैंने सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर है। हर एक ब्लॉक की अपनी फंक्शनिंग है, अपना अपना एक अलग काम है। उसके बारे में डिटेल में एक बार देख लेते हैं अच्छे से। हम यहाँ क्या करते हैं कि एक इनपुट अटेन्यूएटर होता है सबसे पहले, और यहाँ पर आप कोई भी वेव जिसको आप रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर उसको आप इनपुट करते हो। यहाँ पर बीएनसी कनेक्टर की हेल्प से यहाँ पर आपने इसको इनपुट किया, यहाँ पे लगाया। अब अटेन्यूएट क्या करता है, अटेन्यूएट करना किसी चीज को। ठीक है ना, अटेन्यूएट का मतलब होता है कि जो भी आपकी इस सिग्नल में नॉइज है उसको
अटेन्युएट करेगा, खत्म करेगा, डिसअपियर करेगा। ठीक है, तो ये अटेन्यूएटर का काम ही होता है कि जो भी आपका इस सिग्नल में थोड़ी बहुत नॉइज होगी तो अटेन्यूएटर उसको कोशिश करेगा उस नॉइज को खत्म करने की, या उस डिस्टोर्शंस कह सकते हैं, नॉइज कह सकते हैं, उस नॉइज को रिमूव करने की। तो दैट इज द वर्क ऑफ अटेन्यूएटर। यहाँ पे इनपुट में लगा है ये, इसलिए इसको बोल दिया हमने इनपुट अटेन्यूएटर। ओके, अब इनपुट अटेन्यूएटर का जो आउटपुट है वो हम पास करते हैं एक वर्टिकल एम्पलीफायर पर। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा कि जो भी इसका वेव है ये वाली, इस वेव को वो अटेन्यूएट करने के बाद जो आउटपुट आता है इस वेव को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई मींस उस वेव को क्या करते हैं, एम्पलीफाई का मतलब उस वेव को जो एम्पलीट्यूड होता है उसको वो एम्पलीफाई करते हैं, बढ़ा देता है। ठीक है ना, ताकि आगे जो प्रोसेसिंग हो वो थोड़ा इजी हो जाए। ओके, नाउ सैंपल एंड होल्ड। अब सैंपल एंड होल्ड आपने डिजिटल टर्म्स में पढ़ा होगा कि जब किसी डाटा को आप एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का उसमें यूज करते हैं कि वो क्या करते हैं, सैंपलिंग के यूज होता है। मींस जो एनालॉग डाटा होता है वो एक कंटीन्यूअस डाटा होता है, ऐसे वेव फॉर्म टाइप का होता है। ठीक है ना, तो इसको क्या करता है वो सैंपल्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे सैंपल्स में। ठीक है ना, दैट इज द वर्क ऑफ सैंपल एंड होल्ड। ठीक है, अब यहां से सिग्नल ट्रिगर सर्किट पे गया और एक कंट्रोल लॉजिक पे, इसके बारे में बात करते हैं बाद में। और यहाँ से मींस इसका जो अटेन्यूएटर होता है एम्पलीफायर, इसका आउटपुट एक जाता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट पर, दूसरा जाता है ट्रिगर सर्किट पर। ठीक है, नाउ अब हम सैंपल होल्ड के बारे में बात करेंगे। सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है, सैंपलिंग करके, मींस जो एनालॉग सिग्नल है, जो एनालॉग इनपुट आया है उसको सैंपलिंग करने के काम आता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट। ओके, ना इसने सैंपलिंग कर दिया, अब आपका डाटा सैंपल में आपके पास है। अब यहाँ क्या करेगा, वो सैंपल्स को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास भेजेगा। ठीक है ना, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा कि जो भी ये डाटा एनालॉग था जिससे सैंपलिंग हो चुकी थी, इसको वो डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब वो डाटा आपका डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है, और ये डिजिटल में डाटा होने के बाद क्या करेगा, ये आपका मेमोरी है, इस मेमोरी में उसको सेव कर देगा। ओके, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डाटा इन हुआ, यहाँ पे डाटा आपका आउट हुआ। अब यही डाटा आपका यहाँ पे वापस इधर आ गया। ठीक है ना, क्योंकि अबे इसका इतना ही काम है कि आपका एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करके इसको सेव कर लिया इस मेमोरी के अंदर। और अब क्या होता है, डाटा आउट को वापस आपको क्या देना है, ये सीआरटी पर। तो सीआरटी तो लेकिन आपका एनालॉग डाटा पढ़ती है, वापस हमने एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज किया है। अब इस डिजिटल डाटा को तो रीड नहीं कर पाएगी, वो तो 0101 होता है, लेकिन जो सीआरटी होता है वो क्या करता है, वो तो आपने पढ़ा था कि उसका एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, वर्टिकल प्लेट होती है। तो क्या करता है, इसकी जो वर्टिकल प्लेट्स होती है उस वर्टिकल प्लेट्स पर अप्लाई करने से पहले इस डाटा को वापस हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस डाटा को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद इसको वर्टिकल एम्पलीफायर पर देते हैं, और वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद इसकी जो वर्टिकल प्लेट्स हैं उस पर डाटा अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक साइड का काम हो गया। अब आपको पता है कि वर्टिकल एम्पलीफायर पे डाटा, वर्टिकल प्लेट्स पे डाटा आपका आ चुका है। अब वही डाटा आपको हॉरिजॉन्टल पे भी चाहिए होता है, तभी तो आपकी वेव प्रेजेंट होगी, या आपने सीआर में पढ़ा था अच्छे से। अब क्या है कि अब जब आप यहाँ पे एक जो आउटपुट आ रहा था वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद, उसको ट्रिगर सर्किट के थ्रू कंट्रोल लॉजिक पे आपने दिया। व्हाट इज कंट्रोल लॉजिक? कंट्रोल लॉजिक एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर टाइप का होता है, माइक्रो प्रोसेसर टाइप का होता है। ठीक है ना, मीन्स ये क्या करता है कि कब कितना आपको डाटा यहाँ पे किस तरह का वेव आप प्रेजेंट करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। जिस जो आपके फ्रंट पैनल पे कंट्रोल्स लगे होते हैं वो सब इससे कंट्रोल होते हैं एक तरह से। ये काइंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है ना, और ये एक तरह से जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है और जो मेमोरी है इसके साथ सिंक रहता है। ये जो सिखाया गया है ये आपका, ये इसके साथ क्या करता है, सिंक करता है, सिंक्रोनाइज करता है, सिंक्रोनाइज अपने डाटा को सिंक्रोनाइज करके रखता है। ठीक है ना, ये सैंपल हैंड होल्ड एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और मेमोरी के जो डाटाज होते हैं, इन सब के साथ कंट्रोल लॉजिक का जो डाटा होता है वो सिंक रहता है, मींस सिंक्रोनाइज्ड रहता है, सेम टाइम पे एक साथ ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं कि इसका डाटा पहले पहुंच गया और इसका डाटा आपको बाद में पहुंच रहा है, और वेव आप जो चाह रहे थे टूटी फूटी वेव आ रही है। तो अगर वेव आपको कंटिन्यूस वेव में चाहिएगी तो ये कंट्रोल लॉजिक का जो डाटा होगा वो इन सैंपल्स का, ये जो 3 ब्लॉक्स हैं इनके साथ डाटा आपका सिंक करे, सिंक्रोनाइज करे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, कंट्रोल लॉजिक के पास डाटा है, क्योंकि ये भी अगेन क्या है, एक डिजिटल डाटा है, ये भी एक आपके डिजिटल डाटा है। ठीक है ना, अब डिजिटल डाटा को फिर से आपने क्या किया, एनालॉग में कन्वर्ट किया, और एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद इसके एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर। अब देखो ये भी एम्पलीफायर है ऊपर में, ये भी एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का काम होता है जस्ट एम्पलीफाई करना। इसको हमने क्या बोला,
वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, इसको बोल दिया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर। जगह तो जी देखा फैला दे तार पे फैला इसमें क्या होता है नहीं कि नहीं। इसमें क्या होता है कि आप जो डाटा आपका पास है उसको हमने जस्ट एम्पलीफाई किया है, दैट इज द वर्किंग, दैट इज द मतलब दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ, दैट इज द वर्किंग ऑफ दैट एम्पलीफायर। हॉरिजॉन्टल डाटा को एम्पलीफाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेट जो हम देने जा रहे हैं इसको, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर। और जो वर्टिकल प्लेट से डाटा देने जा रहे हैं उसको ये एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर रहा है, तो उसको हमने बोल दिया वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर। अब ये यहाँ से इसको हमने क्या किस पे दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पर, ठीक है। अब सीआरटी को आपको दोनों डाटा मिल चुके हैं, वर्टिकल डाटा भी और हॉरिजॉन्टल प्लेट पर डाटा भी मिल चुका है। जब दोनों डाटा आपको मिल चुके हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट पर भी और वर्टिकल प्लेट पर भी, तो जो आपकी वेव है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं अच्छे से कि ये कैसे कैसे, ये तो मैंने आपको इसका ब्लॉक डायग्राम समझा दिया है। अब आपको एग्जाम में जो लिखना होगा वो क्या करना है, इसमें पहले तो बताना है कि ये डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होता क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी थोड़ी सी बताई वो लिखनी है। उसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है और ब्लॉक्स के आपको एक ब्लॉक की एक हेडिंग बनानी है, इनपुट एटेन्यूएटर किसकी वर्किंग है वो वर्किंग आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो वर्किंग हर एक ब्लॉक की अलग अलग वर्किंग लिखने के बाद फिर इसकी एक सिंक वर्किंग लिखनी है, एक तरह से कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है, जैसे कि ये है द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द एम्पलीफायर एंड एटेन्यूएशन सेक्शन। जो इनपुट सिग्नल होता है वो इनपुट एटेन्यूएटर पर अप्लाई किया जाता है। The oscilloscope use the same type of amplifier and attenuator circuitry as used in the conventional oscilloscope. Means जो normal CRO होता है उसी की, जो conventional oscilloscope means जो normal CRO होता है आपका एनालॉग CRO, जो उसमें एम्पलीफायर और अटेन्यूएटर यूज होता है वही सेम सर्किट इस ऑसिलोस्कोप में भी यूज होता है। The attenuated signal is then applied to the vertical amplifier. जो attenuated signal हो चुका है, attenuator ने जो सिग्नल को attenuate किया है वो सिग्नल फिर आपने vertical amplifier पर अप्लाई किया, ये सिग्नल आपने vertical amplifier पर अप्लाई किया है। To digitize the analog signal, analog to digital converter is used. Okay, means analog to digital हमने converter यूज किया है कि किसके लिए, डाटा को डिजिटलाइज करने के लिए, ठीक है ना। Now the output of the vertical amplifier is applied to the analog digital converter section. The successive approximation type of analog to digital converter is oftenly used in the digital storage oscilloscope. Means जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप का जो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वो हम इसमें यूज करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से जब आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़े होंगे, तो उसमें से एक टाइप का ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ा होगा जो हम डीएसओ में यूज कर रहे हैं। The sampling rate and memory size are selected depending upon the duration and the waveform to be recorded. तो जो इसमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है, इसका जो सैम्पलिंग रेट और जो मेमोरी साइज होता है वो उस वेव के ड्यूरेशन और वेव फॉर्म के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। Once the input signal is sampled, analog to digital converter digitized. तो जैसे ही इनपुट सिग्नल आपने इसमें सैंपल किया ये आपका डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। The signal is then captured in the memory. वो मेमोरी में फिर हमने स्टोर कर दिया है। Once it is stored in memory, many manipulations are possible as memory can be read out without being erased. Means एक बार आपने डाटा इसमें स्टोर कर लिया, चाहे आप वापस इनपुट हटा दीजिए, अब आपके पास वेव है, इस वेव को आप डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उस पर एनालाइजिंग कर सकते हो अलग अलग तरह से, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल तो है नहीं, लेकिन बताता हूँ आपको। तो ये बेसिकली 3 मोड में काम करता है, एक रोल मोड, स्टोर मोड एंड होल्ड एंड सेव मोड। बस इतना आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो ये इसकी वर्किंग है, इसके वर्किंग ये आपके एग्जाम में है, आपके सिलेबस में है, उसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। अब क्या इसके एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं, ये भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं जब हमारे पास सीआरओ ऑलरेडी था, तो इसके फायदे के बारे में जान ले थोड़ा सा। इट इज इजियर टू ऑपरेट एंड हैज मोर कैपेबिलिटी। ये थोड़ा सा इजी, ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू सीआरओ। सीआरओ में वेव को सेट करने में बहुत टाइम लगता है, अप डाउन और वो काफी सारे बटन छेड़ करने के बाद वो आप, लेकिन इसमें क्या होता है ये इजीली सेट हो जाता है। स्टोरेज टाइम इज इनफाइनाइट, मींस स्टोर किसी भी तरह डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द मेमोरी। डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल। डिस्प्ले आप किसी भी तरह से वेव को जूम करके, छोटा करके, बड़ा करके, उस हिसाब से आप, ये फ्लेक्सिबल रहता है इसमें, और उसको आप उस हिसाब से स्टोर कर सकते हो, उसके साइज के, मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।
The cursor measurement is possible. The characters can be displayed on screen along with the waveform, which can indicate the waveform information such as minimum, maximum, frequency, amplitude. तो ये चीजें है ना, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे अभी, जो सीआरओ था, सीआरओ में हमने क्या किया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाला, मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाला, पिक टू पिक निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली, एम्पलीट्यूड निकाला। लेकिन डीएसओ की खास बात क्या होता है कि ये सब चीजें डिस्प्ले कर देता है साथ साथ। जैसे आपने वेव उसमें रिप्रेजेंट करी तो वो साथ में डिस्प्ले कर देगा कि इसका एम्पलीट्यूड इतना है वेव का, इसका फ्रीक्वेंसी इतना है, एम्पलीट्यूड और टाइम ड्यूरेशन, जो भी चीजें आपको चाहिए होती हैं वो सारी चीजें उसमें डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे इजी है, मींस इसमें मेजरमेंट साथ साथ हो जाता है। लेकिन हमको सीआरओ में क्या करना पड़ रहा था, हमें जस्ट वेव दिख रही थी, अगर हमें उसमें मेजर हमको निकालना है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, तो हमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। लेकिन डीएसओ में ऐसा नहीं होता। तो दैट इज द मोस्ट बेनिफिट, मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक तरह से, ठीक है ना, मोस्ट यूजफुल एडवांटेज ऑफ डीएसओ विद रिस्पेक्ट टू द सीआरओ। किसमें क्या है, डाटा आपको जस्ट जैसे डिजिटल होता है ना, आपका मल्टीमीटर होता है कि डाटा डायरेक्ट आपको डाटा डिस्प्ले कर दिया, तो ये भी इस तरह से डाटा डायरेक्ट डिस्प्ले कर देता है। The XY plots, BH curve, PV diagram can be displayed. The pre-trigger viewing features allows to display the waveform before trigger the pulse. Keeping the records is possible by transmitting the data to computer system where the further processing can be done. अब इसमें क्या कह रहा है कि जो वेव है जो आप इसमें रिकॉर्ड करी है, उस वेव को आप कंप्यूटर पर ट्रांसमिट, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को, उस वेव को ट्रांसमिट करके उसको फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। Signal processing is possible, which includes translating the raw data into finished information, that is computing parameters of a captured signal like RMS value, energy storage, like that, है ना। So these are the advantages of DSO with respect to CRO. तो ये था आपका पूरा DSO कि क्या है DSO, इसमें क्या होता है, इसे क्या फायदे हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या किया हमने कि जैसे इसमें वेव लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आके ना, यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे नीचे ये सारी वेव, सारे पैरामीटर्स के डिस्प्ले होते हैं वेव के, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितना टाइम पीरियड है, कितना इसका एम्पलीट्यूड है, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। और आपके सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट भी है, जैसे आपने सीआरओ से किया है ऐसे डीएसओ का सिर्फ मेजरमेंट करना है, तो बड़ा इजी है। जस्ट आप वेव लगाइए और सारा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए, दैट्स वेरी इजी। नाउ अनदर वन इज, हम पढ़ेंगे अब सीआरओ और डीएसओ में क्या डिफरेंस है। ये भी एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हालांकि मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम ये मोटा मोटा सा है कि भाई मोटा मोटा सा डिफरेंस क्या हुआ कि वो मेमोरी है इसमें और इसमें मेमोरी नहीं है। बाकी मैं कुछ वो बाकी चीजें हमें वन बाय वन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सीआरओ जो होता है वो इट इज एन एनालॉग ऑसिलोस्कोप एंड कैन नॉट स्टोर डाटा। तो सीआरओ होता है वो एक एनालॉग ऑसिलोस्कोप होता है, वो डाटा को स्टोर नहीं कर सकता, जबकि डीएसओ एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप होता है और ये डाटा को स्टोर कर सकता है और एनालाइज भी कर सकता है सिग्नल को, ठीक है ना। तो सीआरओ स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड डीएसओ स्टैंड्स फॉर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप रीड आउट कर लीजिएगा और अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा अपने। सीआरओ यूज्ड ए नॉर्मल ट्रिगरिंग सर्किट, नॉर्मल ट्रिगर सर्किट यूज करता है सीआरओ, और जबकि डिजिटल स्टोरेज क्या करता है, एडवांस ट्रिगर सर्किट यूज करता है। ये आपके पूरा टॉपिक शायद ही आपकी किसी बुक में मिलेगा, क्योंकि ये सिलेबस में नया डाला गया है डीएसओ। तो जो आज मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से आप इसके वीडियो में डाल दूंगा आपके ग्रुप में, उसको अच्छे से देख लेना दोबारा से, क्योंकि आपकी बुक में नहीं मिलेगा। सिंपल सीआरओ यू डज नॉट हैव एनी मेमोरी। जो सिंपल सीआरओ होते हैं मेमोरी नहीं होती, इनके पास मेमोरी होती है। मैनिपुलेशन आर नॉट पॉसिबल एट एनी टाइम बिकॉज देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग आउट मेमोरी। मैनिपुलेशन हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मेमोरी है, मेमोरी नहीं है। सीआरओ डज नॉट हैव यूएसबी 2.0 पोर्ट। यूएसबी 2.0 पोर्ट जैसे आपका कंप्यूटर्स में होता है ना यूएसबी पोर्ट, तो इसमें सीआरओ में नहीं होता है ना, उसकी वहां जरूरत है क्योंकि मेमोरी नहीं है तो क्या करेगा। लेकिन डीएसओ में होता है, क्योंकि जो डाटा ये स्टोर करेगा उसको डाटा को मान लिया हमें को लेके कंप्यूटर पर एनालिसिस करनी है, तो वहां से उसको डाटा को पेन ड्राइव लगा के, पेन ड्राइव का जो पोर्ट होता है यूएसबी 2.0 पोर्ट होता है, या उसको या फिर उसको एक तरह से केबल लगा के उसको कंप्यूटर में डाटा को रीड कर सकते हैं, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। कंप्यूटर एंड प्रिंटर डोंट अटैच बिकॉज इट डज नॉट हैव यूएसबी। अगर इसमें यूएसबी नहीं है तो इसमें कंप्यूटर भी अटैच नहीं हो सकता, प्रिंटर भी अटैच नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें यूएसबी पोर्ट है तो इसमें आप कंप्यूटर भी अटैच कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंटर भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। सीआरओ मेजर बट डज नॉट डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज।
मींस सीआरओ जस्ट मेजर करता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले नहीं करता। प्रॉपर्टीज में उसकी कितना एम्पलीट्यूड है, कितना उसको डिस्प्ले नहीं करता, जस्ट मेजर कर देगा कि हाँ इतना कुछ है, उसको आप निकालना पड़ता है। लेकिन डीएसओ में ऐसा होता है कि वो आप डायरेक्ट उसको डिस्प्ले भी करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को, वेव की प्रॉपर्टीज को, उसमें कितना डिस्टोर्शन है, क्या, ये सब चीज उसकी प्रॉपर्टीज जो वेव होती है उसकी प्रॉपर्टीज को पूरा डिस्प्ले करता है। सीआरओ हैज ए हायर राइटिंग स्पीड एंड हायर बैंडविड्थ। सीआरओ क्या होता है कि सीआरओ की जो राइटिंग स्पीड होती है वो डीएसओ कंपेरिजन में ज्यादा हाई होती है, ठीक है ना, हाई बैंडविड्थ होती है। लेकिन डीएसओ की बैंडविड्थ कम रहती है क्योंकि इसके पास ज्यादा काम होता है। सीआरओ हैज ए ट्यूब कॉल्ड सीआरटी, इट नीड्स रिप्लेसमेंट आफ्टर ए फ्यू डेज, सो इट इज मोर कॉस्टली। ये थोड़ा सा पॉइंट गलत हो गया यहाँ पे, इसको रहने देते हैं। इट इज लेस स्टेबल एंड एक्यूरेट बिकॉज टाइम बेस इज जनरली जनरेटेड बाय रैम्प इनपुट। इसमें क्या होता है कि जो आपका टाइम बेस जनरेटर होता है एक, जब आपने पढ़ा था उसका डीएसओ का ब्लॉक डायग्राम, आपने उसमें पढ़ाया गया था आपको कि उसमें टाइम बेस जनरेटर होता है जो वेव को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। लेकिन इस वजह से क्या होता है कि ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। जो कि उसमें क्या होता है कि जो टाइम बेस जनरेटर होता है वो रैम्प इनपुट को की हेल्प से उस सिग्नल को जनरेट करता है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर आपकी बुक में दिया है क्योंकि सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने पढ़ाया, लेकिन मैं इसको बता दूंगा बाद में आपको। इट इज मोर स्टेबल एंड एक्यूरेट बिकॉज टाइम बेस इज जनरेटेड बाय द क्रिस्टल क्लॉक। यहाँ पे जो क्रिस्टल क्लॉक मींस एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो यहाँ पे आपका टाइम बेस जनरेट करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये मोर स्टेबल होता है। तो these are the difference between DSO एंड CRO। तो ये था आज हमारा टॉपिक कि डीएसओ क्या होता है और डीएसओ और सीआरओ में क्या अंतर है। तो इसी के साथ ये टॉपिक मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।